नमस्कार मित्रों, आज कक्षा 3 मेरा मतलब तीसरा व्याख्यान से तीसरे व्याख्यान में आज हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में भी कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और उसमें थोड़ी सी बात हमें और डिस्कस करनी है। आज के तीसरे व्याख्यान में उसको हम पूरा कर लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को हमने गारसा द तासी से पढ़ना प्रारंभ किया है, और जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा चली आ रही है, वैसे इस परंपरा में हम लगभग 50 से 60 इतिहासकारों का नाम पढ़ते सुनते हैं। तो उस संदर्भ को ध्यान में रखकर मैंने आपको एक टेबल बनाई है। आप इस टेबल को एक बार देखिएगा। गारसा द तासी का उल्लेख हम कर चुके हैं और इनकी किताब का नाम आपको अच्छे से विदित भी है, इत्सवार द ला लिटरेचर एंडुई द हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 और 1847, आपको विदित है। मौलवी करीमुद्दीन के लिए मैंने आपको ये कहा था, बस आपको इसी किताब का नाम याद रखना है, तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी। इस बीच में कुछ रचनाओं के नाम इसमें आ रहे हैं जो मैंने क्रम के दृष्टिकोण से उनको लिख दिया है। हालांकि वो साहित्य इतिहास की कोटि में विशेषकर नहीं आते, लेकिन कई बार उनका फिर भी नाम पूछ लेते हैं। तो नाम पूछने के दृष्टिकोण से आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुंदरी तिलक को ध्यान रखना, जो आपको पता ही है कि सुंदरी तिलक में घनानंद के ब्रजभाषा के कवित्व सवैयों का संग्रह मिलता है। आपसे पूछ लेंगे कि सुंदरी तिलक के रचनाकार या संपादक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर डेट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार ये था कि नेट की परीक्षा में कालक्रम से 4 इतिहास ग्रंथों को लगवाया गया, उसमें ये 1873 वाला भाषा काव्य संग्रह को भी ले लिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा महेश दत्त शुक्ल। शिव सिंह सेंगर की हम बात कर ही चुके हैं, जो विशुद्ध 1000 कवियों का उल्लेख करता है। देखो, एक बात आप ध्यान रखना, 1003 मैंने आपको प्योर रूप से बताया था कि वैसे तो 1003 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन राउंड फिगर में उसको 1000 बोलते ही हैं। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने पूरे 1000 भी कवियों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन फिर भी राउंड फिगर में हम पढ़ते यही है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का विश्लेषण किया है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की किताब से आप परिचित ही हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। श्याम सुंदर दास की हिंदी कोई रत्नमाला, जो मैंने कहा आपको कि लगभग ये जीवनी विधा के निकट की है। इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, 1909 और 1914। मिश्र बंधु, ये 3 ये हैं, अभी इसकी हम बात कर चुके थे। 5000 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। इसके 3 भाग 1913 में और चौथा 1934 ईस्वी में है। आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, आप ध्यान रखना। रामनरेश त्रिपाठी की रचना को पूछ लेते हैं, कविता कौमुदी। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया था कि कविता कौमुदी के कितने भाग आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके आज तक 8 भाग इसके आ चुके हैं। 1917 में बद्रीनाथ भट्ट ने किताब लिखी है, केवल हिंदी के नाम से लिखी है। आपसे पूछ ले सीधे सीधे हिंदी, तो हिंदी रचना जो है वो बद्रीनाथ भट्ट की है, और ये रचना 1923 में आई। इन सब की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट तो आपको उसी की याद मुख्य तौर से रखनी है जो मैंने आपको साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में बताया। बाकी इनका नाम पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि पूछ लेंगे भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो महेश दत्त शुक्ल। इसी परंपरा को आप देखेंगे और आगे बढ़ाते हुए वियोगी हरि, जिसका वास्तविक नाम तो हरिहर द्विवेदी है, लेकिन वियोगी हरि के नाम से हैं। ब्रजमाधुरी सार, और ब्रजमाधुरी सार भी देखी जाए तो जीवनी विधा के निकट ही आएगा। ब्रजमाधुरी सार भी जीवनी विधा के निकट ही है। 1923 में पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी, ये किताब का नाम पूछा हुआ है, हिंदी साहित्य विमर्श। और जैसे इन्होंने हिंदी साहित्य विमर्श रचना लिखी है, ऐसे इन्होंने विश्व साहित्य विमर्श भी लिखी है। तो हिंदी साहित्य विमर्श, इनकी डेट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य विमर्श या विश्व साहित्य विमर्श के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी। और श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास के नाम से एक पुस्तक लिखी है, बस इसको आपको याद रखना है।
सुकवि सरोज के नाम से गौरीशंकर द्विवेदी ने रचना लिखी है। रामचंद्र शुक्ल का तो हमने विस्तार से जिक्र कर ही लिया है। ये प्रथम विधेयवादी इतिहास है, आपको अच्छे से याद रखना है ये चीज़। श्याम सुंदर दास ने एक किताब और लिखी है हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से भी। तो हिंदी भाषा का विकास भी श्याम सुंदर दास ने किताब इस नाम से लिखी है और हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से इन्होंने किताब लिखी है। सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो अभी तक किसी परीक्षा में कहीं देखने को तो नहीं मिला, पर बाय द वे कोई हमसे पूछ ले कि भाई हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो उत्तर कर दोगे आप सूर्यकांत शास्त्री। कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इस बात को आप थोड़ा ये और ध्यान रखो कि बिल्कुल इसी नाम से जो कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखी है, बिल्कुल इसी नाम से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी किताब लिखी है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो कृष्ण शंकर शुक्ल ने जिस नाम से किताब लिखी है, उसी नाम से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी लिखी है। हालांकि ये अलग बात है कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे ज़्यादा चर्चित उनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, और राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। एक ब्रजरत्न दास की किताब को आप विशेष कर ध्यान रखना। ब्रजरत्न दास की किताब का नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किताब ब्रजरत्न दास की है। इसको भी आपको याद रखना है। इसी सारणी को देखिए आप थोड़ा और आगे देखेंगे। इंद्रनाथ मदान की किताब, इसका नाम पूछ सकते हैं आपसे कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? इंद्रनाथ मदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये 3 किताबों का जिक्र हम कर चुके हैं। डेट भी आप ध्यान रखेंगे, क्रम से भी आप इसको इसी प्रकार से लगाएंगे। बाबू गुलाब राय की किताब परीक्षा में आई हुई है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के नाम से बाबू गुलाब राय ने लिखी है। वैसे आपको पता भी होगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी की पहले 2 किताब चलती थी, अभी भी शायद चल रही हैं, वो शायद छोटे बच्चों की क्लासेज में लगी हो। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इन दोनों के नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। आगे आप देखेंगे, हम पिछली क्लास में इसकी बात कर चुके हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास निकाला, ये 16 खंडों में है, जिसका खंड निकलना शुरू हुआ 1953 से। 18 खंड को भूल जाइए आप। 18 खंड तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके विकल्प में 16 खंड का ऑप्शन ही नहीं है। प्रोफेसर नामवर सिंह की बहुत चर्चित आलोचनात्मक ऐतिहासिक कृति है इतिहास और आलोचना। उनकी तारीख आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का बहुत मुख्य धारा का इतिहास है, जिसकी डेट मैंने आपको बताई थी कि याद रखनी है 1959 ईस्वी। नलिन विलोचन शर्मा की ये किताब परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछी भी गई है और पीएचडी करने वाले विद्यार्थी इस बात को अच्छे से जानते भी है कि रिसर्च में कोर्स वर्क जब आप करते हैं तो वहाँ भी सिलेबस में किताब लगी रहती है। नलिन विलोचन शर्मा की बहुत चर्चित किताब है साहित्य का इतिहास दर्शन, जो कई बार नेट की परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नामवर सिंह की ये किताब आपको केवल नाम ही याद नहीं रखना है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको मार्केट से ये किताब मंगवा करके जरूर पढ़नी चाहिए। जो किताब इन्होंने लिखी है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और इसमें भारतेंदु काल से नई कविता तक की तो प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से विश्लेषित किया गया है। अब इधर देखिए कि जो इसका बिंदु नंबर 29 है, पॉइंट नंबर जो इसका 29 आप देख रहे हैं, बिंदु नंबर 29, इससे 2012 में क्वेश्चन आया था कि हिंदी साहित्य के संपादक कौन है। अब यहाँ आप देखेंगे संपादक में 2 का नाम दिख रहा है, धीरेन्द्र वर्मा और ब्रजेश्वर वर्मा, लेकिन उसमें ब्रजेश्वर वर्मा तो विकल्प में नहीं है। इसका उत्तर था धीरेन्द्र वर्मा। तो ध्यान रखें, धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का संपादन किया है, हिंदी साहित्य कोश का भी इन्होंने संपादन किया है।
और गणपति चंद्र गुप्त का तो है ही हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और ये भी 2 भागों में है। 1965 में ही ये प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। सबकी डेट आपको याद नहीं रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था। जहाँ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती, मस्तिष्क की भी अपनी सीमा है, और कितना हमको याद रखना है उससे महत्वपूर्ण ये भी है कि कितना हमको छोड़ देना है, याद नहीं रखना है। लेकिन नाम जो हम विशेष इंगित कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का बहुत गंभीर हमने अध्ययन कर लिया, अब इस परंपरा से क्वेश्चन पूछता है, वो एक ही और पूछ लिया कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा, और यही हम नहीं बता पाए कि बाबू गुलाब राय, तो हमारा पूरा जो साहित्य इतिहास दर्शन है वो चौपट हो जाएगा। क्योंकि एक एक प्रश्न से ही, कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक टॉपिक से इतने विस्तार से हम पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटा एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आना होता है, वही क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाए तो उस 10 घंटे की पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, शंभुनाथ सिंह की किताब वैसे कभी परीक्षा में पूछी नहीं है, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, लेकिन आपकी जानकारी में डालने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ से अपने नोट्स ही बना सकते हैं। लेकिन राजनाथ शर्मा को आपसे पूछ सकते हैं, राजनाथ शर्मा को आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है, और ये रचना काफ़ी हद तक ठीक भी है, और मैंने इसे खोल करके पढ़ा भी है। अच्छा विश्लेषण इसमें इतिहास का किया गया है। राम खिलावन पांडे ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इनकी तारीख नहीं आ, जब मैं तारीख को वहाँ टच नहीं कर रहा हूँ तो आपको तारीख याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राम खिलावन पांडे की रचना का नाम याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास है। नगेंद्र की बात पिछली क्लास में हो चुकी है, इसकी डेट हमें जरूर याद रखनी है, 1973 ईस्वी। और मैंने आपको बताया कि नगेंद्र का इतिहास एक संपादन इतिहास है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, इसका नाम पहले भी आ चुका है, आपको विदित होगा। जब हमने आपसे बात की कि गारसा दात तासी, तो गारसा दात तासी ने जब अपना ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद इन्हीं लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने किया, और इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ का नाम भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। किशोरी लाल गुप्त वही हैं जिन्होंने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। इन्होंने भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास। ये अलग बात है कि ये पुस्तक मैं काफ़ी खोज रहा हूँ, आपको किसी को मिले तो आप मुझे सूचित करना। ये काफ़ी ई पुस्तकालय वगैरह पर भी काफ़ी सर्च किया है कि आखिर क्या है कि जो इतिहासों का भी इतिहास लिखा है, लेकिन ये किताब मिल नहीं पा रही है। लेकिन नामकरण इसका बहुत आकर्षित करता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास लिखने वाले कौन से विचारक हैं, तो किशोरी लाल गुप्त है। शिव कुमार की किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, लेकिन ये बहुत पॉपुलर रचनाकार नहीं रहा है। साहित्य का इतिहास दर्शन जो किताब है उसको विशेष फोकस करना है आपको, वो आपको बताया था नलिन विलोचन शर्मा जिसने साहित्य का इतिहास दर्शन किताब लिखी है। मैनेजर पांडे की ये किताब पूछी हुई है, साहित्य इतिहास दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैनेजर पांडे जेएनयू के पूर्व रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं और समकालीन परिदृश्य में नामवर सिंह जी के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास समीक्षात्मक लिखा है। देखो ध्यान रखना, इन्होंने विवेचनात्मक लिखा है, इन्होंने नया लिखा है राम खिलावन पांडे ने, और इन्होंने समीक्षात्मक लिखा है। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप तो आपको याद रह जाएगा। वासुदेव सिंह और त्रिभुवन सिंह की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, हिंदी साहित्य एक परिचय। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट को आप देखें, और नेक्स्ट आप देखेंगे वन लिस्ट पे आप देखेंगे तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णे का नाम आ रहा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने साहित्य और साहित्य इतिहास के नाम से भी एक रचना लिखी है। तारीख याद नहीं रखनी है, लेकिन लक्ष्मी सागर वार्ष्णे के 2 इतिहास ग्रंथ आ चुके हैं। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास आ चुका है, और एक साहित्य और साहित्य इतिहास के नाम से भी इन्होंने लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिसको शायद पिछली क्लास में हम नाम लिखने में कुछ मिस्टेक भी कर रहे थे, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किताब जब आप खोल करके पढ़ते हैं तो उसमें एक सबसे बेहतर जो बात लगती है मुझे, वो लगी कि ये आगे को
मुक्ति बोध के संदर्भ में समझाते हैं, तुलना करते हैं, सूर को तुलसीदास के संदर्भ में समझाते हैं। और सबसे बड़ी बेसिक बात जो कई बार गंभीर से गंभीर जानकारी है वो हमको यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी देते हैं। अब देखिए, इनका एक कथन बहुत चर्चित रहा है कि जो आप पढ़ते हो कि जो अजायब घर है, वो अजायब घर पिटारा कहा है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो उसमें भी शुक्ल की भ्रांति होती है, लेकिन उसका उत्तर भी रामस्वरूप चतुर्वेदी है। एक बड़ी विशेष बात रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास में ये है कि ये किसी भी कवि को या किसी भी प्रवृत्ति को जब विश्लेषित करते हैं तो एक तुलनात्मक प्रविधि को ज़्यादा अपनाते हैं और तुलना करते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से हम समझ जाते हैं। तो और जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया कि जो छायावाद है, उस छायावाद को एक प्रकार से कहे तो शक्ति का काव्य, छायावाद को शक्ति का काव्य की संज्ञा किसने दी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये बात केवल रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही है। तो इनके इतिहास का भी वास्तव में मैं आपको कहूँगा, विद्यार्थी आप भी हैं, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, एक प्रकार से तो व्यक्ति पूरे जीवन विद्यार्थी रहता है। आप जब डॉक्टर बच्चन सिंह को सबसे पहले नंबर पर पढ़ेंगे, इतिहास ग्रंथ को, शुक्ल को पढ़ेंगे, द्विवेदी को पढ़ेंगे, और फिर आपको उचित लगे कि अब किसी और को भी पढ़ना है तो आपको फिर ये पढ़ लेना चाहिए रामस्वरूप चतुर्वेदी। मैंने अभी आपको बताया था कि विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है। इनकी ये किताब इस नाम से भी है कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास दोनों विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तकें हैं। और यदि सुबोध इतिहास की बात करें तो बाबू गुलाब राय की है। रामविलास शर्मा की और शिव कुमार शर्मा की अच्छी किताब है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, जिसमें इन्होंने प्रवृत्तियों को विश्लेषण करने पर विशेष बल दिया है। और रामविलास शर्मा जो कि कम्युनिस्ट विचारक हैं और सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक है रामविलास शर्मा, प्रगतिवादी विचारक रामविलास शर्मा। और आप ध्यान रखना, जब हम कम्युनिस्ट कह रहे हैं, हम साम्यवादी कह रहे हैं, हम प्रगतिवादी कह रहे हैं, तो इन सब का मतलब एक ही है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इस नाम से इनकी बहुत चर्चित किताब मिलती है। ये ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक और आलोचना का मिला जुला रूप है। विजेंद्र स्नातक ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक अच्छी किताब लिखी है जो 1996 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात हमने की थी कि दूसरा इतिहास, ये भी इनका 1996 में ही प्रकाशित हुआ। जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किताब लिखी है और उस किताब का जो समय है वो 1986 है, उसके 10 वर्ष बाद 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब आती है। सुमन राजे ने 2003 में लिखी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये चीज़ है। तो ये है आप अपना जो एक बड़ा टॉपिक जो हम पिछले कई घंटों की क्लासों से करते आ रहे हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रविधियां हैं उनकी बात करते हुए हमने साहित्य इतिहास लेखन की पूरी परंपरा को देखा है। और उस परंपरा को पढ़ने के बाद उसकी हमने एक समरी बना करके आपके सामने प्रस्तुत की है। वैसे तो क्वेश्चन मुख्यधारा के जो शुरू के हमने 10-12 ग्रंथ डिस्कस किए, उन्हीं में से क्वेश्चन विशेष मात्रा में आता है, लेकिन कई बार केवल वो नाम भी पूछ लेता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के रचनाकार कौन है। अब आपको पता नहीं है कि नलिनी विलोचन शर्मा है तो फिर आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। एक दूसरा जो एक बिंदु ये भी है कि कई बार क्या आपने ये महसूस भी किया है, पिछली कई परीक्षा में आप बैठे हो तो आपको पता भी होगा कि आधुनिक काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो आधुनिक काल में आपको पता ही है कि रामचंद्र शुक्ल ने उसका दूसरा नाम दिया है कि ये तो गद्य काल है। और मैंने अभी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि 2012 में क्वेश्चन आया था और रामचंद्र शुक्ल से पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 भागों में विभाजित करके बताया है, तो गद्य खंड और पद्य खंड। तो आधुनिक काल जो भारतेंदु काल से शुरू होता है और समकालीन कविता तक आधुनिक काल आता है, इस प्रक्रिया में इन कालखंडों के और भी कई नाम दिए गए हैं। मसलन आधुनिक काल में सबसे पहले आप भारतेंदु काल पढ़ते हैं तो भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल भी कहा है, उसमें भी कई नामकरण मिलते हैं। और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहते हैं, वो भी नगेंद्र ने कहा है। जब आप छायावाद पर आते हो तो छायावाद के बारे में बहुत सारे नामकरण है कि ये खड़ी बोली का उत्कर्ष काल है, हिंदी का स्वर्ण, खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है, विश्व मानवतावाद का काव्य है।
रागात्मक जीवन मूल्यों का काव्य है। ये तो अनंत कल्पना के साम्राज्य का काल है, कोरे कागज की तरह अस्पष्ट काल है। तो तमाम प्रकार की संज्ञाएं कालखंडों से जुड़ी रहती हैं। जब हम प्रगतिवाद पे आते हैं तो प्रगतिवाद को राजनीतिक जागरण का काल कहते हैं, मार्क्सवादी कविता का काल कहते हैं। जब हम प्रयोगवाद पर आते हैं तो शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि 4 कालखंडों का नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से किस कालखंड को शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन माना गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रयोगवाद। नई कविता आती है, नई कविता को आधुनिक भावबोध की कविता भी कहा जाता है। साठोत्तरी कविता आती है, उसे अकविता भी आप कहते हो, उसे मोहभंग की कविता भी आप कहते हो। समकालीन कविता आती है, उसको जनवादी कविता भी आप कहते हो। तो आधुनिक काल के बहुत सारे जो नामकरण हैं, वह नामकरणों से भी परीक्षा में सवाल बनता है। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, तो चाहे इस बोर्ड के माध्यम से, चाहे लेखन के माध्यम से, चाहे वाचन के माध्यम से, आप कुछ बिंदु आपका छूट न जाए और एक एक बिंदु अपना डिस्कस हो जाए। और विशेषकर जो ये रिकॉर्डेड आपको क्लासेस दी जा रही हैं, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि ऑफलाइन क्लासेज में अध्यापक कुछ बोल गया और विद्यार्थी ने सुना नहीं सुना, कुछ शर्म कर गया, कुछ डर गया, उसने नहीं पूछा। इन रिकॉर्डेड क्लासों में तो आपके कानों में ईयरफोन लगा रहेगा, सामने आपकी क्लासेज पड़ी रहेंगी, एक एक वर्ष तक पड़ी रहेंगी ऐप पर, तो आप इनको लगातार सुन सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप एक वीडियो को 8-7 बार भी सुन लेते हैं तो शब्द इतनी अमिट स्मृति में आपके मस्तिष्क में आ जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि हिंदी तो चलती फिरती हमारी जेब में आ चुकी है, हम तो हिंदी में हो चुके हैं। इसलिए ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आपको ये महसूस ही ना हो कि हमको गुरुजी से रिवीजन करना है या फिर हमको पुनः पढ़ना है। इस पुनः पढ़ने की पद्धति को ही ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोगों को लगे कि मैंने क्या बोला, आपने सुना नहीं, आप उसको वापस सुनिए। और मैं तो कहूँगा कि देखने में यदि आपको दिक्कत आ रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं, तो ईयरफोन लगा करके आवाज़ तो पूरी सुन सकते हैं, पूरी संकल्पनाएं समझ सकते हैं। इसलिए आपको बार बार इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो हाँ, आप कहीं भी जा रहे हो, फ़ोन आपके साथ भी रहता है, आपकी पूरी हिंदी साहित्य आपके फ़ोन के अंदर है, आप ये मान के चलें। और कोई लिमिटेशन नहीं है आपको इस चीज़ को लेकर के कि आप एक ही बार पढ़ेंगे, आप कितनी बार उसको टॉपिक को पढ़कर, ठहर कर, रुक कर समझ सकते हैं। तो ये साहित्य इतिहास लेखन की एक पूरी की पूरी परंपरा रही है। और मैंने अभी जैसे आपको कहा कि आधुनिक काल के संदर्भ में, तो जरा देखिए, आप इस बिंदु को ठीक से देखिएगा, ये देखिएगा, आधुनिक काल के अन्य चर्चित नाम से परीक्षा में क्वेश्चन विशेष मात्रा में आते रहते हैं। आप देखेंगे कि एक तो आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया गया है, और ये गद्य काल तो खैर आपको पता ही है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल के इतिहास का तो आप एक एक वाक्य को निगल जाइए, आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। देखो, जैसे रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल में आते हैं तो एक प्रश्न आता है, उसमें एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा कि रामचंद्र शुक्ल लिखा कि आधुनिक काल की यह सबसे विलक्षणकारी घटना है। अब एक पंक्ति से प्रश्न बनाया जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे विलक्षणकारी घटना किसे माना है। अब वो आपको बहुत अच्छे सकारात्मक 4 ऑप्शन देगा कि राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा है, ये माना है क्या, या सामाजिक चेतना का भाव दिख रहा है, ये माना है क्या, या गद्य साहित्य का आविर्भाव है, ये माना है क्या। बिल्कुल, आधुनिक काल की सबसे विलक्षणकारी घटना है गद्य का आविर्भाव। और गद्य के आविर्भाव में भी सबसे पहले जो गद्य की विधा आती है वो नाटक को साथ लेकर आ, नाटक सबसे पहले गद्य विधा के रूप में आया है। इस बात को उन्होंने विलक्षणकारी ढंग से चीज़ों को जोड़ के देखा है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे भारतेंदु काल है, तो इस भारतेंदु काल के लिए हम और कौन कौन से नाम देते हैं, तो देखो, इसको नवजागरण काल भी देते हैं, इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। बल्कि इन 2 को तो आपको याद रखना है कि कहा किसने है, तो पुनर्जागरण काल तो नगेंद्र कहते हैं, नगेंद्र कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये नवजागरण काल रामविलास शर्मा नाम देते हैं, रामविलास शर्मा इसको नवजागरण काल कहते हैं। भक्ति काल को भी एक संज्ञा चलती है लोक जागरण के संदर्भ में।
तो नवजागरण काल कहते हैं इसको, पुनर्जागरण काल कहते हैं इसको, अभ्युत्थान काल भी कहते हैं, और इसको प्रथम आधुनिक कविता भी कहते हैं। क्यों प्रथम आधुनिक कविता क्यों कहते हैं? अरे भाई, आधुनिक कविता के प्रवेश का सिंह द्वार यही है। जब हम आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक काल में सबसे पहले हम किस कविता को पढ़ते हैं? भारतेंदु काल को। तो ये तो आधुनिकता में प्रवेश द्वार की कविता है। आप देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतना बड़ा नाम जो चलता है साहित्य में, ये केवल इसलिए नहीं चलता है कि इन्होंने तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी, कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचना, गद्य के तमाम पहलुओं पर इन्होंने लिखा, बल्कि मैं कहूँगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी के अंदर ये है कि इनसे पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था राज दरबारों में, धर्म पर लिखा जा रहा था, ईश्वर के लिए लिखा जा रहा था, तो इन्होंने बड़े बड़े मठों से और बड़े बड़े राज दरबारों से हिंदी कविता को निकाल कर किसानों के झोंपड़ों की तरफ मोड़ दिया। ये संक्रमणशील जो संवेदनात्मक परिवर्तन का पहला साक्ष्य बिंदु है आधुनिक काल में, ये भारतेंदु लेकर के आए। तो भारतेंदु वो कड़ी है जो मध्यकाल को आधुनिक काल से जोड़ देती है। तो इस प्रकार भारतेंदु काल के बारे में कहते हैं कि ये पहली आधुनिक कविता है और इसीलिए इनके नाम से इस कविता को जाना जाता है। द्विवेदी काल की जब हम बात करेंगे तो देखिए आप, द्विवेदी काल को आप देखेंगे तो द्विवेदी काल के दूसरे नाम है जागरण सुधार काल। अब ये भी आपको पता ही है कि ये भी नगेंद्र ने ही कहा है, जागरण सुधार काल। इसको परिष्कार काल भी कहते हैं, परिष्कार काल, परिमार्जन काल कह दो, परिष्कार काल कह दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली गद्य को भी परिमार्जित कर दिया, व्याकरण सम्मत बना दिया, और कविता के स्तर पर जो ब्रजभाषा चली आ रही थी वहां भी खड़ी बोली को स्थापित कर दिया। पर एक बात और आप ध्यान रखें कि जो ये सुधार, परिमार्जन और परिमार्जित बनाने का कार्य खड़ी बोली को सरस्वती पत्रिका ने किया, उससे पहले गद्य के स्तर पर यह काम हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही हो चुका था, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली। और ये क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले हिंदी गद्य का, हिंदी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन किस पत्रिका ने कर दिया? तो उसका उत्तर था हरिश्चंद्र चंद्रिका। क्योंकि ये बात सही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता के लिए ब्रजभाषा का समर्थन करते थे, लेकिन गद्य के स्तर पर तो वो खड़ी बोली का ही समर्थन करते थे। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ करके भी याद रखना होता है, प्रश्न वहाँ से भी आते हैं। तो द्विवेदी काल के नामकरण की बात करें तो जागरण सुधार काल कह लो, परिष्कार काल कह लो, परिमार्जन काल कह लो, या खड़ी बोली कविता का प्रारंभ काल कह लो। देखो, खड़ी बोली कविता काव्य भाषा के स्तर पर खड़ी बोली की जो शुरुआत है वह तो हमको पता है कि द्विवेदी काल से ही हुई है। यह अलग बात है कि द्विवेदी काल कविता के स्तर पर खड़ी बोली को स्थापित तो कर देता है, लेकिन द्विवेदी काल खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर नहीं कर पाता। खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर करके उसको सहज, सचिक्कन, कोमल और उसको रागात्मक बनाने का जो कार्य है वह तो वास्तव में छायावाद ने किया है। इसलिए हम ये तो कह देते हैं कि खड़ी बोली कविता का ये प्रारंभ काल है, पर ये नहीं कहते कि द्विवेदी काल खड़ी बोली का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल की बात आती है तो हम छायावाद में आते हैं और कहते हैं कि ये खड़ी बोली कविता का स्वर्ण काल है। और आपको पता ही है कि छायावाद में इतनी ज़्यादा मात्रा में संस्कृति पर लिखा गया। शंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के एकदम उन्मुक्त उद्घोषक गायक रहे हैं, तो संस्कृति के वर्चस्व को स्थापित करने की एक बड़ी लड़ाई जो है वो छायावाद में दिखाई देती है। तो छायावाद का नाम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल भी इसे कहते हैं, इसे उत्कर्ष काल कहते हैं। ध्यान देना, द्विवेदी काल के लिए परिष्कार और परिमार्जन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन छायावाद के लिए उत्कर्ष शब्द का प्रयोग हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि खड़ी बोली कविता का स्वर्णकाल, और ये तो जो सामान्य बहुप्रचलित संज्ञाएं हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी तो छायावाद के लिए आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णकाल भी, अनंत का साम्राज्य, कल्पना का साम्राज्य, विश्व मानवतावाद का काव्य, ये सब चलता है, लेकिन वो हम विस्तार से बात करेंगे जब हम छायावाद का अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद है, आप देखिएगा
प्रगतिवाद को राजनीतिक जागरण का काल भी कहते हैं। प्रगतिवाद में जो राष्ट्रवादी चेतना इतनी प्रखर खुली हुई है और अनेक रूपों में इतनी विभक्त है कि आप देखेंगे वहाँ आपको धार्मिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद, सभी प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। धर्म के सड़े गले पहलुओं को एकदम समाप्त करके एक स्वस्थ मानवतावादी धर्म का निर्माण करना, वो प्रगतिवाद में दिखाई देता है। तो प्रगतिवाद का मूल फोकस चूंकि राजनीति पर रहा है तो इसको राजनीतिक जागरण का काल भी कहते हैं। प्रयोगवाद को मैंने अभी आपको बताया था कि शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहते हैं। इसमें जो प्रगतिवादी कविता में जो जनोन्मुखता मिलती है, जो लोकोन्मुखता मिलती है, जो ग्राम जीवन से, जो शहरों के मजदूरों से जुड़ने की जो ललक मिलती है, वो प्रयोगवादी कविता में नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि प्रयोगवादी कविता केवल शहर के जो मध्यवर्गीय शिक्षित लोग हैं वहाँ तक वे कविता सीमित होकर के रह गई है। इस कविता में वो जनोन्मुखता नहीं मिलती जो प्रगतिवाद में मिलती है। और फिर अभी तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, वरना हमको तो ये विशेष फोकस करना है कि भारतेंदु कालीन कविता की कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी न्यूनताएं हैं। बाद में द्विवेदी काल भारतेंदु काल से किन बिंदुओं पर अलग है, किन बिंदुओं पर समान है। जो एक बेहतर साहित्य का विद्यार्थी होता है वो इनकी प्रवृत्तियों में अंतर करना सीख जाता है अच्छे से, कि छायावाद में कौन सी विशेषता ऐसी मिलती है जो द्विवेदी काल में नहीं मिलती है, या कि कौन सी विशेषता छायावाद में ऐसी मिलती है जिसका बाद में प्रगतिवाद विरोध करता है। प्रगतिवाद किन विशेषताओं को लेकर आता है और प्रगतिवाद का किस बिंदु पर छायावाद से अंतर है और किस बिंदु पर यह प्रयोगवाद से अलग है। प्रयोगवाद क्यों आया, नई कविता क्यों आई, क्या इनकी कोई संवेदनात्मक जो इनके पहलू हैं उनमें अंतर है, क्या साठोत्तरी का समकालीन कविता से क्या अंतर है। और इन बिंदुओं को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ना न केवल आपके लिए सरस हो जाता है बल्कि आपको वो बहुत ज़्यादा आनंद और सुख देने लगता है। आप देखेंगे आगे नई कविता को, इधर देखिएगा, नई कविता को आधुनिक भावबोध की कविता भी कहते हैं। अब आप कहेंगे यार आधुनिक भावबोध तो भारतेंदु काल में आ रहा है, आधुनिक काल की शुरुआत ही है। पर्टिकुलर शब्द उसके लिए बन चुका है कि आधुनिक भावबोध की कविता कौन सी है, तो भारतेंदु काल भी विकल्प में आ जाएगा। और फिर यदि नई कविता भी विकल्प में आ गया तो इसका उत्तर नई कविता ही माना जाएगा। आधुनिक भावबोध की कविता नई कविता है। साठोत्तरी कविता को मोहभंग काल की कविता भी कहते हैं, क्योंकि किस प्रकार हमारा राजनीति से एक हमको बड़े बड़े सपने थे, एक देश आज़ाद होगा, हम कहाँ स्टैंड करेंगे, वो सब सपने नेताओं के कारण चकनाचूर हो गए। ये मोहभंग की पीड़ा थी जो, और भारत चीन के युद्ध के पश्चात तो 1962 में बड़े स्तर पर मोहभंग आ गया था। तो साठोत्तरी कविता को मोहभंग की कविता भी कहते हैं। और चूंकि ये कविता की प्रतिक्रिया में पैदा हुई, अकविता इसका नाम ही पड़ गया अकविता। और अनेक प्रकार के कविता आंदोलनों को या कविता आंदोलन पैदा हुए थे। आपको पता ही है कि कोई अगीत के प्रवर्तक बन रहे हैं, कोई गीत के बन रहे हैं, कहीं सनातन सूर्योदय कविता आ रही है, कहीं अस्वीकृत कविता आ रही है, कहीं बीट कविता आ रही है, कहीं वाम कविता आंदोलन आ रहा है। उन सब के प्रवर्तक भी विस्तार से हम पढ़ते हैं जब हम साठोत्तरी कविता का अध्ययन करते हैं। समकालीन कविता को जनवादी कविता भी कहा जाता है। और आज जिस माहौल और जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वो समकालीन कविता का दौर है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार कविताओं के दूसरे दूसरे नाम भी हमको याद रखना है। आप इसको 2-3 बार ठीक से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं और आपको याद भी होगा। पुनर्जागरण काल पूछा हुआ है, नगेंद्र के संदर्भ में जागरण सुधार काल को पूछा हुआ है, उत्कर्ष काल परीक्षा में आया हुआ है, शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग को पूछा हुआ है, अकविता के बारे में पूछते हैं कि अकविता के प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जहाँ से भी आए, टॉपिक आसान हो सकता है, टॉपिक कठिन हो सकता है। आसान टॉपिक को देख के बहुत ज़्यादा खुशी नहीं पालनी है, कठिन टॉपिक को देख करके बहुत ज़्यादा दुख नहीं पालना है। समभाव से हमको चीज़ों को लेकर के आगे चलना है। बल्कि मैंने तो ये देखा है, हजारों विद्यार्थियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि विद्यार्थी कठिन क्वेश्चन को आसानी से कर देता है फिर भी, लेकिन आसान क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान मान करके वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाता है। आ जाएगी पंक्ति की भूषण बिनु ने विराजे कविता वनितामित, और उसमें विकल्प दे देगा कि भूषण केशव देव मतराम किसने लिखा, तो भूषण से भूषण की याद आती है। हम सब जानते हैं कि इसका उत्तर केशवदास है,
हमारे जेहन में केशवदास बैठा हुआ है। हमको ये भी पता है कि ये अलंकार को स्थापित करने वाली पंक्ति है। जो आपको ये भी पता होगा कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया दो बहुत चर्चित रीतिवादी ग्रंथ लिखे हैं, तो ये कवि प्रिया से लिया गया है, वो अलंकार ग्रंथ है। लेकिन फिर भी अनायास हाथ जो है भूषण पे चला ही जाता है, क्योंकि हम कई बार सरलीकरण के शिकार हो जाते हैं, और ऐसे ही 2-4 क्वेश्चनों से हम शिकार हुए और हमें फिर बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये है मैटर आपके साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के संदर्भ में। और नामकरण के संदर्भ में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि सर्वाधिक जो मान्य नामकरण होगा उसमें हम सीधे सीधे कह देंगे भाई आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये हो जाएंगे। और समय कोई हमसे पूछेगा भाई आप चारों कालखंडों का समय बता दो, तो हम हमारे हिसाब से डॉक्टर नगेंद्र से सहमति जताएंगे। भाई 7वीं सदी से 14वीं सदी का समय हमारा आदिकाल का है, 14वीं सदी से हमारा 17वीं सदी तक का जो समय है वो भक्ति काल का है, 17वीं सदी से 19वीं सदी का जो समय है वो रीति काल का है, और 19वीं सदी से जो आज तक चला आ रहा है वो सब हमारी आधुनिक कविता है। ये मामला है। चलिए देखिए, इसके पश्चात ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब हम सीधे सीधे पढ़ेंगे आदिकाल पर। हम आदिकाल पर आएंगे, तो आदिकाल पर आने से पहले एक तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी हमने बात की कि हम 4 कालखंडों को पढ़ते हैं। तो एक तो पढ़ते हैं हम आदिकाल को, जो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे, और एक है भक्ति काल, एक है रीति काल, और एक है आधुनिक काल। इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे क्रम क्रम से। उससे पहले मैं भाषा के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, आदिकाल की मुख्य भाषा आपको पता है अपभ्रंश है। आदिकाल का लगभग साहित्य अपभ्रंश में लिखा गया है, ये आप सबको विदित है। एक प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, कई बार वो नेट की परीक्षा में भी देखने को मिलता है, कि हमारा हिंदी का सबसे ज़्यादा मात्रा में जो साहित्य लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया। और जैसे ये प्रश्न आपके सामने आता है तो ये आपके जेहन में उत्तर आता होगा कि भाई ब्रज भाषा, क्योंकि यही लिखा मिलता है सब जगह। सबसे ज़्यादा जो साहित्य है वो ब्रजभाषा में लिखा मिलता है। अब दिक्कत ये है कि ब्रजभाषा में सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा मिलता है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन कोई ये पूछे कि भाई भक्ति काल में सबसे ज़्यादा किस भाषा में साहित्य लिखा गया है, और तब आपने ब्रज कर दिया, तो देखो आपको दिक्कत क्या होगी। भक्ति काल में हम 4 लोगों को पढ़ते हैं, संतों को पढ़ते हैं, सूफियों को पढ़ते हैं, राम भक्तों को पढ़ते हैं, और या पढ़ते हैं हम कृष्ण भक्तों को। अब देखो, संतों की भाषा तो सदुकड़ी है, और सदुकड़ी का मतलब हो गया विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का सम्मिश्रण। इसमें तो आपको अवधी के भी छींटे मिल जाएंगे, ब्रज के भी मिल जाएंगे, तो इससे तो कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, तो सदुकड़ी हो गई, सब है इसमें। तो पर सूफियों की मुख्य भाषा क्या रही है? अवधी रही है, ये आप जानते हो। राम भक्त कवियों की जो मुख्य भाषा क्या रही है वो अवधी रही है, ये भी आप जानते हो। हालांकि अलग बात है कि तुलसीदास ने कुछ रचनाओं को ब्रजभाषा में भी लिखा है, वली वली जहाँ लगा हुआ है। रामाज्ञ प्रश्नावली भले ही अवधी में है, बाकी तो वली जितनी भी है, गीतावली, कवितावली, ये सब ब्रजभाषा में है। लेकिन राम भक्तों की मुख्य भाषा तो अवधी रही है, बाकी सब ने तो, जितने भी राम भक्त रहे हैं सबने अवधी में लिखा है। और कृष्ण भक्तों की मुख्य भाषा रही है ब्रजभाषा। तो यदि ऐसे अलग अलग पूछते हैं भक्ति काल में, संतों की भाषा सदुकड़ी हो गई, सूफियों की अवधी हो गई, राम भक्तों की अवधी हो गई। हालांकि इन दोनों अवधियों में अंतर यह है कि सूफियों की जो ठेठ अवधि है और इनकी संस्कृत निष्ठ अवधि है। आप देखेंगे कि रामचरितमानस की जो अवधि है वो संस्कृत निष्ठ एकदम साहित्यिक अवधि है, लेकिन पद्मावत की जो अवधि है वो तो ठेठ अवधि है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो उसकी अवधि को अवधि का अर्घान भी कहा है, पद्मावत की अवधि को।
और कृष्ण भक्तों ने ब्रजभाषा में लिखा है। अब आप ये देखिए कि सदुक्कड़ी के तो जितने हिस्से अवधि की तरफ जाएंगे उतनी ब्रज की तरफ जाएंगे, उससे तो कोई निर्धारण नहीं हो रहा। यहाँ 2 बिंदु ले गया अवधि और 1 बिंदु मिल रहा है ब्रजभाषा को। अब अवधि का और ब्रज का आप अनुपात देखिए, अवधि और ब्रज, तो ये हो जाएगा, ये तो आ गया 2 अनुपात में और ये आ गया 1 अनुपात में। तो बताइए ब्रजभाषा आपका उत्तर कैसे सही हो जाएगा? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर भक्ति काल की मुख्य भाषा हो जाएगी अवधि। आप अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को। तो भक्ति काल की मुख्य भाषा हम क्या कर देते हैं? अवधि है। आप फिर ये बताओ, इसकी मुख्य भाषा अवधि है तो ये ब्रज भाषा के बारे में क्यों उल्लेख मिलता है? इसका कारण यह है कि जब हम रीति काल का अध्ययन करते हैं तो रीति काल की मुख्य भाषा है ब्रज भाषा। अब आप ये देखिए कि भक्ति काल, एक तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि इसकी भाषा कौन कौन सी है। अब आप ये देखिए कि मान के चलते हैं हम भक्ति काल, भक्ति काल में अवधि है 60% और ब्रज है 40%। अब आ जाइए आप रीति काल में। रीति काल में अवधि है 95% और ब्रज है 5%। अब इनको आप जोड़ लीजिएगा, 95% और 5%, इनको मिलाकर के जोड़ लो, ये कितना बन रहा है और ये कितना बन रहा है, और आपको पता चल जाएगा स्पष्ट कि भाई ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसको देखो, रीति काल में जो, इसको ऐसे लिखो, रीति काल में जो अवधि है ये है 5% और जो ब्रज है ये है 95%। अब आप इनको जोड़ लेंगे तो चूंकि रीति काल की मुख्य भाषा ब्रज हो गई तो इसको योग आप करोगे तो योग आपका ये ज्यादा बैठेगा, ब्रज का ज्यादा बैठेगा, क्योंकि रीति काल का लगभग साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसलिए हम कहते हैं, और यही नहीं, आप देखेंगे आधुनिक काल में भी जब आप भारतेंदु काल पढ़ते हैं तो भारतेंदु कालीन कविता की भी भाषा ब्रज भाषा ही है। अरे भाई, खड़ी बोली तो आपके द्विवेदी काल से शुरू होती है, खड़ी बोली का समय तो बहुत छोटा सा है। इसलिए अब दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा है आपका ब्रज भाषा। और भक्ति काल की मुख्य भाषा पूछे तो हम कर देंगे अवधि, और भक्ति काल के चारों ही टुकड़ों को पूछे कि इसमें कौन सी भाषा, तो हम जानेंगे कि कृष्ण भक्ति के लिए ब्रज भाषा आएगा और सूफियों के लिए, राम मार्ग के लिए अवधि भाषा आएगी, और दोनों के अवधि में अंतर आएगा कि देशज और साहित्यिक वाला। इन चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। और फिर आधुनिक काल से तो आपको पता ही है कि जैसे द्विवेदी काल आता है तो द्विवेदी काल से हमारी खड़ी बोली स्टार्ट हो जाती है और अब तक खड़ी बोली ही चल रही है। देखो, समय समय की बात है, जो बोली है आज वो तो बन गई मुख्य भाषा। अरे भाई, खड़ी बोली में बोली लग रहा है ना, तो खड़ी बोली तो बन गई आज मुख्य भाषा, उसकी बहुत सारी बोली बन गई। और एक जमाने की जो भाषा है कि ब्रज भाषा, वो ब्रज भाषा बन गई खड़ी बोली की बोली। तो सबका समय बदलता है, आज भाषा तो बन गई बोली और बोली बन गई भाषा। खैर, अब मैं इस पहलू को आदिकाल का अध्ययन करने से पहले इसलिए विश्लेषित कर रहा हूं क्योंकि हम जिस आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं उस आदिकाल की मुख्य भाषा है अपभ्रंश। और हमें ये जानना है कि अपभ्रंश और हमारी हिंदी है, इस अपभ्रंश और हिंदी के अंतर संबंधों को लेकर के विद्वान लोग अपने कौन से विचार व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में देखो, हम एक टॉपिक बना रहे हैं, अपभ्रंश और हिंदी के अंतर संबंध, अंतर संबंध विविध मत। अब
इस अंतर संबंधों को, क्योंकि आदिकाल की मुख्य भाषा अपभ्रंश है, हम उसको डिस्कस कर लें, उससे पहले 4 मत हमको याद रखना है। एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक रामचंद्र शुक्ल, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, इनसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें पढ़ना क्या है, तो देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत चर्चित रचना भी आपने नाम सुना होगा, पुरानी हिंदी। सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इन्होंने क्या कहा कि उत्तर अपभ्रंश को, अपभ्रंश के बाद वाली स्थिति, उत्तर अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी इन्होंने ही कही है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, या पुरानी हिंदी कृति के रचनाकार कौन है, तो ये गुलेरी हैं। अब इतना तो हम जानते हैं, लेकिन कई बार और थोड़ी गहराई में जाकर के हमसे पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका में और कब पहली बार इस पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना, 1921 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी के नाम से कुछ लेख इन्होंने लिखे थे। तो किस पत्रिका में, तो काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1921 में इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। तो गुलेरी से तो हमको ये बात ध्यान रखनी है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्राकृताभास हिंदी। रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अब आपसे पूछ ले कि पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी का नाम किसने दिया, तो जैसे ही आपके सामने शब्द आएगा प्राकृताभास हिंदी, आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से। और दूसरा, जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देखो भाई, अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु दोनों का ध्वनि विज्ञान और व्याकरण बहुत समीप है, इसलिए अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। तो देखो, शामिल तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर पड़ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर जोर पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। आपसे कोई ये पूछ ले कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन दोनों निकट की हैं, इसलिए हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए अपभ्रंश को, ऐसा कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही कारण है कि भक्ति काल से हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत मानी है। आपको ये बराबर याद रखना है कि वैसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं सदी से 14वीं सदी के समय को आदिकाल मानते हैं, 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मान लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत, शब्द पे गौर करो आप, वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं, क्योंकि भक्ति काल का साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया है, अवधी में लिखा गया है, और ये हिंदी की अपनी बोलियों में है, अपभ्रंश में नहीं है। इसलिए उन्होंने इस दृष्टिकोण से कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से हमने 2-3 बातें याद की। एक तो हमने ये याद किया कि कौन विचारक ये कह रहा है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन दोनों निकट की भाषाएं हैं, कि दोनों का ध्वनि विज्ञान व्याकरण मिलता है, इसलिए अपभ्रंश को भी हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। ये बात कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी से हम क्या बात सीख रहे हैं? हम ये बात सीख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, लेकिन हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत उन्होंने भक्ति काल से मानी है। बाई चांस क्वेश्चन कहीं लिखा मिल जाए कि भक्ति काल से हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत मानने वाले विचारक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक विध्वंसक आलोचक है। विध्वंसक आलोचक का मतलब ये है कि पहले से चली आ रही मान्यताओं को एकदम ये ध्वस्त कर देते हैं और अपने तर्क की कसौटी पर खड़े ही उसको विचारों को कसते हैं। इनसे बड़ा कोई मार्क्सवादी आलोचक नहीं हुआ। जैसे यशपाल के बारे में हम कहते हैं कि यशपाल से बड़ा कोई मार्क्सवादी कथाकार नहीं हुआ, तो इनसे बड़ा कोई मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि रामविलास शर्मा अपनी बात को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हम लोग आमतौर से ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग आमतौर से पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं, क्लासिकल संस्कृत जो है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के बाद में विकसित हुई आपकी लौकिक संस्कृत, जिसमें आपके रामायण महाभारत लिखे गए हैं, और ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत का अगला विकास लौकिक संस्कृत में हुआ, और लौकिक संस्कृत का ही फिर अगला विकास जो है वो लोक में प्रयुक्त होकर के पाली बन जाती है। पाली जिसमें बौद्ध लोगों ने अपने उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा में उपदेश दिए, वो उस टाइम में पाली थी। पाली के बाद प्राकृत आती है। प्राकृत जो जैनों ने, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे, जैन धर्म ग्रंथ प्राचीन रूप से जो लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और प्राकृत का ही अगला विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ है। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बिगड़ा हुआ। आप एक बात जरूर ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का सबसे पहला जो उल्लेख है वो बतलाया है धार के शिलालेख में। तो धार के शिलालेख को आप ऐसे ध्यान रखना, धार का शिलालेख है, धारसेन का शिलालेख है वो। तो धारसेन के शिलालेख में अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, ये बताने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद में अभट्ट आती है, और अभट्ट के बाद में हम पुरानी हिंदी की बात करते हैं, और पुरानी हिंदी के बाद में हमारी हिंदी की तमाम बोलियां जो आधुनिक बोलियां हैं इनका विकास हुआ। अब ऐसे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो हिंदी है कहाँ से निकली? संस्कृत से निकली। लेकिन रामविलास शर्मा का मानना है कि संस्कृत से जो हिंदी की भाषिक विकास की परंपरा है ये मानना उचित नहीं है। ये तो एक नसेनी है, नसेनी आप जानते होंगे, सीढ़ी। तो संस्कृत से हिंदी की भाषिक परंपरा की जो विकास परंपरा है उसको सुगम नसेनी कहकर इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब बताइए, हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं ये सब तो हिंदी के तत्सम बनते हैं और संस्कृत से हिंदी निकली है, तो इस दृष्टिकोण से तो देखी जाए तो आप ये कह सकते हो कि संस्कृत से हिंदी का संबंध ही नहीं है। और रामविलास शर्मा को आप कोई छोटे मोटे आलोचक तो कह नहीं सकते हो, कोई बात है तो वो तार्किक ढंग से कहते हैं। तो इन्होंने संस्कृत से हिंदी की भाषिक विकास परंपरा को सुगम नसेनी कहकर अस्वीकार दिया। पहली बात तो ये, तो कोई पूछेगा भाई फिर हिंदी कहाँ से आई, तो इनका कहना है कि जिस समय वैदिक संस्कृत बोली जा रही थी उस समय हिंदी बोली जा रही थी। और जब उन्होंने संस्कृत से हिंदी की भाषिक विकास परंपरा को ही अस्वीकार कर दिया सुगम नसेनी कहकर, तो आप बताइए कि अपभ्रंश से वो हिंदी के संबंध को कैसे स्वीकार करेंगे? वो कहते हैं अपभ्रंश और हिंदी इनका कोई संबंध ही नहीं है। अपभ्रंश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है, और दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहीं तक कहा है कि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन दोनों निकट की हैं, तो शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन रामविलास शर्मा कहते हैं कि नहीं, दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। फिर तर्क देते हैं कि आप कहते हो संबंध है तो आप बताओ कि हिंदी में था वाले रूप है, हिंदी में में वाले रूप है, हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण सहायक क्रिया है, ये पूरे रूप आप बताओ अपभ्रंश में कहीं भी आपको मिलते हैं क्या? तो इस प्रकार से इन्होंने अपभ्रंश का हिंदी से कोई संबंध नहीं माना और दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये बातें रामविलास शर्मा करते हैं। तो अब हमने 4 मत पढ़े।
हमने पढ़ा कि हिंदी, और एक बात और ध्यान रखना, मैं अपनी बात कहूँ उसको रोक करके मैं आपको एक बात समझा दूँ कि पिछली बार कॉलेज लेक्चर में एक सवाल ये भी आया था कि हम जिसे उत्तर अभ्रंश कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो भाई उत्तर अभ्रंश का मतलब, उत्तर का मतलब होता है बाद में, बाद में। आप देखो, आप कहोगे भाई उत्तर वैदिक संस्कृत कौन सी है, तो उत्तर आगे जुड़ गया तो आप नीचे वाले पे आ गए। तो आपने कहा उत्तर वैदिक संस्कृत कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा लौकिक संस्कृत। आपसे कोई पूछेगा नहीं आप बताओ उत्तर लौकिक संस्कृत कौन सी है, तो उत्तर लौकिक संस्कृत में उत्तर लगते आप आ जाएंगे पाली। आपसे कहे उत्तर पाली कौन सी है, तो उत्तर पाली हो जाएगी प्राकृत। आपसे पूछे कि उत्तर प्राकृत कौन सी है, तो उत्तर प्राकृत होते ही हो जाएगी अभ्रंश। आपसे पूछेंगे कि उत्तर अभ्रंश क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अवट। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया था कि उत्तर अभ्रंश से किस भाषा का मतलब निकलता है, उसमें प्राकृत भी था, विकल्प में अवट भी था। तो अच्छे किस्म के विद्यार्थियों ने भी इसका उत्तर अवट नहीं दिया। जब आप कहते हो कि उत्तर अवट में, हम पुराने हिंदी में आ जाते हैं, तो और इनको क्रम से भी लगवा सकते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। खैर, ये दूसरा मुद्दा हुआ। तो अब मैं बात कर रहा था कि हमने 4 मत पढ़े हैं कि अपभ्रंश का हिंदी से क्या अंतर संबंध है। तो हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है, केवल 4 बातें याद रखनी है। गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी कहा, 1921 में कहा, काशी नागरिक प्रचार पत्रिका में कहा। और दूसरा प्राकृताभास हिंदी, जैसे ही शब्द आएगा प्राकृताभास हिंदी, हम उत्तर कर देंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का मैंने एक वक्तव्य आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, पिछली क्लास में भी, कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन निकट की हैं। तो अपभ्रंश और हिंदी दोनों निकट की हैं, अलग अलग तो हैं, तो इसलिए आप अपभ्रंश को हिंदी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने कहा कि शामिल नहीं कर सकते, और दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार इन अंतर संबंधों की हमने बात की। और इसके पश्चात जो अब टॉपिक बचता है, सीधे सीधे हम उस पर आते हैं, और वो हमारा टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल, और आदिकाल का सबसे प्रमुख पहलू है वो है नामकरण। बहुत आसान क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि आदिकाल के नामकरण के बारे में आप क्या क्या जानते हो। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान हैं। अब आपको विकल्प मिलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो सबसे पहले विद्यार्थी का ध्यान जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यही वो गलती कर देता है। इसी को कहते हैं जल्दबाजी में की गई गलती, कि छात्र ने जब ठीक से प्रश्न को समझा ही नहीं है तो उसका उत्तर देना बेईमानी है। आपको कितना भी आसान प्रश्न दिख रहा है, लेकिन उसको 2-3 बार ठीक से पढ़िए, विचार कीजिए। अब देखिए आप, वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आदिकाल का नामकरण किसने दिया। सवाल ये है कि आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया। तो गार्सर ताशी ने तो किया नहीं था, ना शिव सिंह सेंगर ने किया, लेकिन गिरियर्सन ने तो नामकरण कर दिया ना, चारणकाल। आप कहोगे कि नहीं, उन्होंने तो चारणकाल नाम दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन नाम तो दिया। आदिकाल को सबसे पहले नाम तो दिया, चाहे नाम चारणकाल ही दिया। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान है। उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन। और यदि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी किया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। हाँ, यदि हमसे यही पूछे कि आदिकाल का नामकरण किसने दिया, तो सबसे पहले उसमें उत्तर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा।
सीधा सा है। तो इस प्रकार से प्रश्न को थोड़ा ठीक से आप ध्यान रख करके पढ़ेंगे तो गलतियां ऐसी नहीं होंगी। ये जल्दबाजी में की जाने वाली गलतियां हैं। उत्तर आप सबके पास पहले से मौजूद रहता है। जितना महत्वपूर्ण साहित्य का इतिहास का विश्लेषण करना समझना है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकृति का अध्ययन करना और सटीक आंसर तक जाना होता है। अब देखिए, वैसे कई बार कहते हैं ना विद्यार्थी, सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे प्रश्न जो है वो पता नहीं करता हूँ जब ठीक नहीं हो पाते। उसका कारण यही है कि प्रश्न अप्रोच, प्रश्न आपने ठीक से समझा नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आदिकाल के नामकरण की। और आदिकाल के नामकरण में हम यदि क्रम से उठ के आते हैं तो देखो, कोई तासी, गारसादा तासी ने कोई नाम दिया था क्या? कोई नाम नहीं दिया। शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सेंगर ने कोई नाम दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले नाम दिया है और वो नाम दिया है चारण काल। तो आदिकाल को सबसे पहला जो नाम मिला वो चारण काल का मिला। फिर देखिए आप रामचंद्र शुक्ल की, या उससे पहले चलो मिस्र बंधुओं की बात कर लेते हैं। तो मिस्र बंधुओं ने जो नाम दिया वो नाम दिया आरंभिक काल। अब ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आरंभिक और प्रारंभिक, ये जो शब्द हैं, प्रारंभिक शब्द का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त करते हैं और आरंभिक शब्द का प्रयोग ये मिस्र बंधुओं ने किया है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया है, वो दिया है आदिकाल। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किया है, डॉक्टर नगेंद्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसी संदर्भ में राहुल सांकृत्यायन का नाम भी बहुत चर्चित है, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने नाम दिया है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने नाम दिया है बीज वपन काल। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है संधि काल और चारण काल। आप ध्यान देना, चारण काल नाम तो पहले भी आ चुका है, ग्रियर्सन ने दे दिया है चारण काल। और बाई चांस क्वेश्चन यही आता है कि आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया और उसमें ग्रियर्सन का नाम ही नहीं है विकल्प में, तो आप समझ जाएंगे कि अब ये राम कुमार वर्मा को जानना चाह रहा है, क्योंकि चारण काल का नाम तो इन्होंने भी दिया है और सबसे पहले चारण काल का नाम ग्रियर्सन ने दिया है। और राम कुमार वर्मा ने तो पर्टिकुलर एक नाम भी नहीं दिया है, संधि काल और चारण काल का नाम दिया है। जिसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संधि काल में किस साहित्य को विश्लेषित किया है, तो ध्यान रखना उसमें सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को मुख्य तौर से विश्लेषित किया गया है। इस नामकरण में और भी 2-4 नाम जुड़ते हैं, जिसमें सुमन राजे ने आधार काल दिया, वासुदेव सिंह ने इसका नाम उद्भव काल दिया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह इन्होंने अभ्रंश काल का नाम दिया है, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल का नाम दिया है, गणपति चंद्रगुप्त ने 2 नाम दिए हैं, एक तो नाम दिया है उन्होंने प्रारंभिक काल और एक नाम दिया है उन्होंने शून्य काल। ऐसे ही कमल कुल श्रेष्ठ हैं, उन्होंने नाम दिया है अंधकार काल। तो ये तमाम जो नामकरण की पृष्ठभूमि है, देखिए इसको और अच्छे से आप समझेंगे। मैं इसे आपको एक सारणी के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, आदिकाल का नामकरण विविध मत। आदिकाल के नामकरण की जब बात की जाती है, अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था विचारक और नामकरण में, तो सबसे पहला नामकरण ग्रियर्सन का दिया गया चारण काल।
और मिस्र बंधुओं ने नाम दिया है आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त ने नाम दिया है प्रारंभिक काल, और शून्य काल भी नाम दिया है। डॉक्टर धीरेन्द्र और डॉक्टर बच्चन सिंह इन दोनों ने एक ही नाम दिया है, वो है अपभ्रंश काल, क्योंकि इस दौर का जो मुख्य तौर से साहित्य है वो उसकी भाषा अपभ्रंशी है, तो इन्होंने अपभ्रंश काल कहना अधिक उचित समझा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है बीजवपन काल। तो बीजवपन काल नाम भी इसलिए नहीं चल पाया कि ऐसा लगता है कि अरे अभी अभी कोई बीज रोपा ही है क्या, कोई पौधा बना है क्या, जबकि ये तो वटवृक्ष जैसा साहित्य यहाँ लिखा मिलता है जिसकी छाया में और भी साहित्य फलता है। इसलिए बीजवपन काल कहने से साहित्य का एक कच्चापन और बच्चापन सा फील होता है, तो वो भी नामकरण नहीं चल पाया। आप आरंभिक काल और प्रारंभिक काल की बात कर रहे हो तो ये भी एक सामान्य संज्ञाएं हैं, इन सामान्य संज्ञाओं से भी युग की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। देखो नामकरण कैसा होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए जिससे उस कालखंड की प्रवृत्तियों का व्यापक बोध हो जाए। अब जैसे इन्होंने कहा चारण काल, तो इन्होंने चारण काल तो कह दिया, लेकिन और चारण काल की शुरुआत मानी इन्होंने 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। अब इस समय तो कोई चारण रचनाकार रचना ही नहीं मिलती है, और ये नाम देता है चारण काल और चारण रचनाओं का नाम ही नहीं ले पाता है, तो इसका नाम तो वैसे ही धूमिल हो जाता है। और फिर आप चारण काल कह भी रहे हो तो केवल सामंतवादी संरचना का जो साहित्य है उसी को व्यक्त कर रहे हो, रासो साहित्य। तो रासो साहित्य जो चारण साहित्य है वह तो चारण काल में चलो आ जाता है, लेकिन बाकी साहित्य जो सिद्ध है, नाथ साहित्य, सब कहाँ जाएंगे? जैन साहित्य है, समावेश लौकिक साहित्य सब शामिल नहीं हो पाता। तो इन नामकरणों से कोई व्यापक बोध नहीं होता। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारणकाल कहा है, एक भाषा के मिलन को बोध कराता है और एक युग की प्रवृत्तियों को बोध कराता है, लेकिन दोनों मिलकर के भी संपूर्ण युग बोध की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, इसलिए इनका नामकरण भी उतना मान्य नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में आप और आगे देखेंगे, आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आप एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, आदिकाल का सर्वाधिक उपयुक्त नामकरण आपको बहुत अच्छे से पता है। आप आदिकाल का नाम ले देंगे फर्स्ट नंबर पर कि भाई आदिकाल ये सबसे प्रमुख है, और आपकी बात भी सही है। लेकिन मान लो वो आदिकाल को गायब कर दे और आपसे क्वेश्चन पूछे कि आदिकाल का सर्वाधिक उपयुक्त नामकरण होगा, और फिर विकल्प में आपको मिल रहा है बीजवपन काल, चारण काल, संधि काल व चारण काल, सिद्ध सामंत काल, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे टॉप नंबर पर जो मत माना जाएगा वो है सिद्ध सामंत काल, क्योंकि इस समय धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धों का बोलबाला था और राजनीति में चारण भाटों का वर्चस्व था। इस प्रकार बहुत दूर तक की काव्य प्रवृत्तियों को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समग्र काव्य प्रवृत्तियों को उठा लेता है ये नामकरण, लेकिन बहुत दूर तक की काव्य प्रवृत्तियों को ये समेकित तो कर ही लेता है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत की तारीफ करते हुए एक जगह लिखा है कि विषय वस्तु के दृष्टिकोण से राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है, सिद्ध सामंत काल, जो बहुत दूर तक तत्कालीन काव्य की विषय वस्तु को अपना आधार बना लेता है। तो इस प्रकार पहला मान्य नामकरण तो होगा आदिकाल ही, लेकिन दूसरा मान्य नामकरण हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नाम दिया है ये तो सबसे सुपरहिट है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किया है, सर्वाधिक मान्य भी आपका आदिकाल ही होगा। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो वीर काल कहा है या रामचंद्र शुक्ल जो वीर गाथा काल कह रहे हैं, ये नामकरण मान्य नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखिए, रामचंद्र शुक्ल अपनी विचारधारा को लेकर इतने उत्साही रहते हैं कि कई बार ये विपरीत सी बातें कर देते हैं, और इसलिए विद्यार्थी को रामचंद्र शुक्ल को समझने में दिक्कत आती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप सबसे पहले डॉक्टर बच्चन का इतिहास पढ़िए जो आसान भाषा में लिखा गया है। शुक्ल जी के यहाँ जो पेचीदगी आती है वो आती है विचारधारात्मक उलझन की। अब मसलन एक तरफ तो ये कहते हैं कबीरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के इनमें भावोद्रेक करने की क्षमता नहीं है, और वही रामचंद्र शुक्ल कबीरदास पर सबसे अंतिम वाक्य ये लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि प्रतिभा इनकी बड़ी प्रखर थी। अब किस प्रतिभा की बात कर रहे हो आप? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रीति काल के अखंडित परंपरा के प्रवर्तक मैं मानता हूं चिंतामणि त्रिपाठी को,
लेकिन एक तरफ आप अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये भी लिख रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं कि हिंदी में काव्यांग ग्रंथों का प्रणयन पहल आचार्य केशवदास ने ही किया। तो फिर संदेह किस बात पर है? जब हिंदी में काव्यांग ग्रंथों को सबसे पहले केशवदास ने ही लिख दिया तो परंपरा का प्रवर्तन तो वहीं से होता है। नगेंद्र तो यही कहता है कि प्रवर्तक केशवदास ही हैं। फिर शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को क्यों लाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुक्ल जी रसवादी आचार्य हैं और चिंतामणि त्रिपाठी भी रसवादी आचार्य हैं, जबकि केशवदास अलंकारवादी आचार्य है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसवाद का समर्थन कर रहा है और अलंकारवाद को साइड में कर रहा है? बिल्कुल यही है, यही विचारधारात्मक अंतर है। लेकिन इसे छात्र तो भ्रमित हो जाता है कि यार अब करे क्या। अब एक तरफ तो रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य में सबसे पहले इस बात को लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, और जब जनता की चित्तवृत्तियां ही प्रतिबिंबित साहित्य में हो रही है तो जनता की चित्तवृत्तियों में धर्म भी है, जनता की चित्तवृत्तियों में तो श्रृंगार भी है। बसंत विलास जैसी रचनाएं भी आ रही हैं, राउरवेल जैसी रचना आ रही हैं, संयोग श्रृंगार पर एक से बढ़कर एक रचनाएं आ रही हैं, संदेश रासक जैसी व्यूग श्रृंगार की रचना, ढोला मारोला दोहा जैसी व्यूग श्रृंगार की रचनाएं भी आ रही हैं। ये कहाँ जाएंगी? फिर सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सब कहाँ जाएगा? लौकिक रचनाएं, गत रचनाएं सब कहाँ जाएंगी? जब आप वीर गाथा काल कहते हो तो सामंतवादी रासो साहित्य का तो चलो बोध हो जाता है, पर बाकी श्रृंगार, धर्म, जो नीति, ये भी तो जो इतर प्रवृत्तियां हैं वह भी तो जनता की चित्तवृत्तियां ही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या जनता की आदि चित्तवृत्तियों को लेकर चलते हैं क्या? तो कहीं न कहीं शुक्ल जी की विचारधारात्मक उलझने छात्र की भी उलझने बढ़ा देता है। तो इस संदर्भ में आप ध्यान रखना कि वीर गाथा काल इनका नामकरण खारिज हो गया। और वैसे भी आप सिद्धनाथ साहित्य से कट रहे हो तो अपनी ही जड़ों पे आप कुठाराघात कर रहे हो, तो किस साहित्य को पलवित कराओगे आप? इसलिए नहीं चल पाया। और जिन 12 रचनाओं, जिनकी मैं अभी क्लास में बात करने वाला हूं, कि जिन 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने जो नामकरण दिया है वह भी तार्किक नहीं है, वह भी संगत नहीं है। और इसी का अनुकरण रूप है वीरकाल। वीरकाल नामकरण अपनी नवीनता में चौंकाता तो है कि वीरकाल, क्या ये वीरों का काल है क्या? क्या इस समय कोई कायर ही नहीं हुआ था क्या? जब ये वीरकाल था तो फिर हम लोग हार कैसे गए? कैसे इस्लाम भारतीय आगमन में आ गया? तो ये चीजें, वीरकाल नाम भी जो है नहीं चल रहा है, क्योंकि वीरगाथा काल ही नाम नहीं चल रहा है, तो वीरकाल तो उसका अनुकरण है केवल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो जयकाव्य काल कहा है, ये भी चारण साहित्य का ही बोध कराता है, क्योंकि दरबारों में जय जयकार तो उन्होंने की। सुमन राजे का आधार काल या वासुदेव सिंह का उद्भव काल, ये सब कालखंड एक सामान्य संबोधन है और इनसे किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। हाँ, कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा कि अंधकार काल है, तो ये क्या मतलब हुआ? हमारे हिंदी साहित्य के प्रकाश काल को आप अंधकार काल कह रहे हो। इन्होंने अंधकार काल इसलिए कह दिया क्योंकि रचनाओं की प्रमाणिकता में अप्रमाणिकता का बड़ा विवाद रहा है। लेकिन अंधकार काल कहने से तो हमारे साहित्य के इतिहास की जो एक भव्य रूपरेखा है वही अंधेरे के गर्त में चली जाती है। तो अंधकार काल तो नामकरण वैसे भी नकारात्मक ही है। तो सर्वमान्य मत जो मैंने लिखा है इसमें नीचे, आदिकाल नंबर 1 पर आदिकाल मान्य है और नंबर 2 पर है सिद्ध सामंत काल। अब आप पूछेंगे कि भाई ये आदिकाल सर्वाधिक मान्य मत क्यों हुआ और मत मान्य क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, कभी किसी डिस्कशन में पूछ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है। तो जब हम आदिकाल कहते हैं तो इसमें जो भाषा, शैली और शिल्प, आप देखिए, भाषा, शैली, शिल्प और संवेदना संबंधी जितनी भी गुत्थियां हैं वो सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। शिल्प और संवेदना संबंधी जितनी भी गुत्थियां हैं सुलझ जाती है। कैसे सुलझ जाती हैं? संवेदना के स्तर पर आप देखेंगे कि भक्ति हो, वीर हो, श्रृंगार हो, इन सभी भावों का बाद के साहित्य में पल्लवन हुआ और ये सभी भाव आदि काल में आदि रूप से मौजूद है। यहाँ भक्ति भावना की भी रचना मिलती है, यहाँ वीर रस की रचना मिलती है, यहाँ श्रृंगार रस की मिलती है। आप देखेंगे शिल्प के जितने भी रूप हैं, खंड काव्य, उपदेश रसायन रास जैसे खंड काव्य आदिकाल में है, तो पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य भी हैं, बीसल देव रासो जैसे ललित मुक्तक काव्य भी हैं, तो राउरवेल जैसे चंपू काव्य भी हैं।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसे व्याकरण ग्रंथ यहाँ मौजूद हैं, तो वर्ण रत्नाकर जैसे शब्दकोश जैसे ग्रंथ यहाँ मौजूद हैं। तो शिल्प के खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्त काव्य, चंपू शैली, तमाम जो पहलू होते हैं वो हमको आदि रूप से आदिकाल में मिल जाते हैं। और भाषा के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि भाषा का जो आदि रूप है, हिंदी भाषा का जो आदि रूप है, वो हमें सरहपा के यहाँ मिल जाता है कि जहिमन पवन न संचरई रविशस नाही पवेश, तेहि घट चित्त विषाम करूं सरह कही अवेश। यहाँ मन, घट, चित्त, पवन, ये सब हिंदी के शब्द हैं। तो हिंदी भाषा का जो आदि रूप है वो भी हमें आदिकाल में मिल जाता है। इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके हम कह सकते हैं कि आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है, जो भाषा, शिल्प, संवेदना और शैली के तमाम पहलुओं को समाहित करते हुए बहुत दूर तक उस कालखंड की प्रवृत्तियों का व्यापक बोध कराते हैं। हाँ, इस नामकरण में एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है, और वो दिक्कत स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बतलाई है कि जब हम आदि कहते हैं तो उससे हमें आदिम का बोध नहीं होना चाहिए कि आदिम का बोध हो गया तो आदिम का मतलब तो बाबा आदम का जमाना हो गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में लिखा है कि आदिकाल नामकरण से एक भ्रांति अवश्य पैदा होती है कि यह कालखंड कोई बहुत ही आदिम मनोभावापन, परंपरा विनिर्मुक्त, काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह मानना उचित नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही अधिक रूढ़िग्रस्त, सजग, सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस भ्रांति की अवधारणा से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल नामकरण की पुष्टि की है। इस प्रकार आदिकाल के नामकरण के बारे में ये पहलू हैं। कई बार तो सिर्फ सामान्य ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई वीर काल किसने कहा, भाई बीजोपन काल किसने कहा, आदिकाल को जयकाव्य काल किसने कहा। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं जो एक तथ्यात्मक जानकारी है आपके पास होनी चाहिए, और विश्लेषण करने की पावर तो फिर आपको इंटरव्यू में रखनी है यहाँ से आगे कि भाई वीर गाथा काल नाम तो क्यों नहीं चला, क्योंकि सर उससे युग के समग्र बोध की प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। और आदिकाल से कैसे हो जाती है ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये बातें हैं आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में आदिकाल का हम अध्ययन करें उससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हमको जानना है वो है हिंदी का पहला कवि कौन है। इस पहलू की हम और बात करेंगे और उसके बाद सीधे सीधे हम सिद्ध साहित्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। हिंदी का पहला कवि कौन है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, इन बिंदुओं को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो, हिंदी का प्रथम कवि हिंदी का जब प्रथम कवि की हम बात करते हैं तो प्रथम कवि में गारसद तासी ने तो कुछ कहा ही नहीं, शिव सिंह सेंगर ने जरूर कहा। तो शिव सिंह सेंगर ने कहा कि हिंदी का पहला कवि है पुष्य या पुंड। पुष्य या पुंड हिंदी का पहला कवि है, और इन्होंने कहा कि 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। डेट भी आपको याद रखनी है और पहला कवि भी आपको याद रखना है। दूसरा, शिव सिंह सेंगर के बाद में आप ग्रियर्सन पर आ जाइए। तो ग्रियर्सन ने पहले कवि का तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन 643 ईस्वी से प्रारंभ को बतलाया है। इसके बाद में आप मिश्र बंधु पे आ जाइए। मिश्र बंधु ने पहला कवि का तो नहीं जिक्र किया, हालांकि मैंने आपको ये बताया कि पहला गद्यकार का जिक्र किया है गोरखनाथ, तो पहले कवि का जिक्र तो नहीं किया। तो 643 ईस्वी से इन्होंने भी जो है प्रारंभ माना है। अब जब इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है पहले कवि का तो वो प्रश्न आपसे बनेगा भी नहीं।
इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आप रामचंद्र शुक्ल पर आइए। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने आपको बताया कि 993 ईस्वी या कह लो 1050 विक्रम संवत, इसको जरूर ध्यान रखें। और पहला कवि इन्होंने क्या बताया है, मुंज को इन्होंने पहला कवि इनडायरेक्ट में कहा है, लेकिन चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट कह तो दिया ही कि पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारापति राजा भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ मिलते हैं। तो इनके अनुसार मुंज हिंदी का पहला कवि हो गया। इसी संदर्भ में बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि हमने बात की थी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान है और जिनकी किताब है संदेश रसक, और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं सदी से माना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रारंभ की बात की जा रही है, वास्तविक प्रारंभ तो भक्ति काल से मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं सदी से माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को, और इन्होंने राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। मतलब 7वीं सदी समाप्त होने वाली है, 8वीं सदी स्टार्ट होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। तो 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ और पहला कवि स्वयंभू माना है। इसी प्रकरण में नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरेपा को माना है और 769 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। सरेपा के और भी नाम मिलते हैं, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरेपा, ये सब इनके नाम मिलते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभ को लेकर के इन विचारकों का आप नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसी संदर्भ में एक नाम मिलता है गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का जो पहला कवि है वो माना है शालिभद्र सूरी को, और शालिभद्र सूरी की रचना हम सब जानते ही हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई। इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ बहुत बाद से माना है, 1184 ईस्वी से माना है। केवल हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ही है जो किसी जैन कवि को हिंदी का पहला कवि स्थापित कर रहा है। इसके अलावा एक दो बातें आपको और थोड़ी सी जानकारी में रखनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला जातीय कवि माना है विद्यापति को। ध्यान रखना, हिंदी का पहला जातीय कवि, और जातीय से तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्रीय अस्मिता के जुड़ाव से है, किसी जाति से जातीय का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हिंदी के पहले कवि और हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, इस संदर्भ में आप इन बिंदुओं को देख सकते हैं। और यदि सारणी के तहत यदि हम बात करें तो देखिए हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विचारक, एक टेबल आप देख रहे हैं बोर्ड पर। सबसे पहले तो शिव सिंह सेंगर की हमने बात की थी, आपको बताया था कि शिव सिंह सेंगर पहले इतिहासकार हैं जो पहले कवि की बात करते हैं पुष्य या पुंड, कि पुष्य या पुंड नामक कवि, और डेट भी आपको भी बताई थी मैंने 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। यदि संवत निकालोगे तो इसमें 57 जोड़ दो तो संवत 770 निकलेगा, तो वो आप निकालना थोड़ा सा देख लेना। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपा को पहला कवि माना है, और सरेपा, सरोजवज्र, राहुल भद्र इसके और नाम मिलते हैं। 769 ईस्वी में सरेपा का जन्म हुआ और यहीं से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। हिंदी का पहला कवि सरेपा है, ये नगेंद्र ने भी इस बात की बाद में पुष्टि की है। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज कवि को माना है। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी की बात करते हैं कि हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जिन्होंने संदेश रासक जो वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना है उसको लिखा है।
बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी का प्रथम जातीय कवि मानते हैं और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो है सिद्ध सरेपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखो, यदि सरेपा विकल्प में नहीं होंगे तो दूसरे नंबर पर आपके स्वयंभू भी आ जाएंगे, लेकिन सरेपा नहीं हो तभी स्वयंभू चलेंगे, क्योंकि इसका कारण ये है कि हम हिंदी का पहला कवि उसे मानेंगे जहां हिंदी की शब्दावली उसके यहां मिलेगी। अब आप देखिए, सरेपा की पंक्ति है, जेहि मन पवन ना संचरई रवि शशि नाही पवेश तेहि घट चित्त विषाम करूं तेहि घट चित्त विषाम करूं सरह कहिए उवेश। अब यहां आप इन पंक्तियों को देखेंगे, मन पवन संचरई रवि शशि, ये घट चित्त, ये सीधे सीधे आपकी खड़ी बोली हिंदी के शब्द हैं। तो जो भाषा हम सीधे सीधे समझ रहे हैं जिस कवि की पहली बार, वही कवि हिंदी का पहला कवि होगा। तो सर्वमान्य मत है कि सरेपा हिंदी के पहले कवि हैं, लेकिन दूसरे नंबर को भी हमको याद रखते चलना है, स्वयंभू। यदि सरेपा विकल्प में नहीं होंगे तो स्वयंभू हिंदी के पहले कवि होंगे, लेकिन स्वयंभू तभी होंगे जब सरेपा विकल्प में नहीं होगा। सर्वमान्य मत सरेपा का है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के इस पहलू से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है, उस वीर गाथा काल को डिस्कस करते हुए इन्होंने कुल 12 रचनाओं को विश्लेषित किया है। कुल 12 रचनाएं आपसे पूछ सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को वीर गाथा काल में विश्लेषित किया है? 12 रचनाएं। उन 12 रचनाओं में 4 उन्होंने बताई है कि साहित्यिक अपभ्रंश की पुस्तकें 4 हैं। साहित्यिक अपभ्रंश की 4 हैं, आपसे पूछ लेंगे कौन कौन सी हैं। तो विजयपाल रासो जिसके रचनाकार नल सिंह है, हमीर रासो जिसके रचनाकार सारंगधर हैं, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो विद्यापति हैं। आपको ये ध्यान रखना है, विजय हमीर की होती है, कीर्ति उसी की है। तो 4 रचनाएं साहित्यिक अपभ्रंश की हैं, क्योंकि 8 देश भाषा की रचनाएं हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि देश भाषा की रचनाएं, ये देश भाषा की 8 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें खुमान रासो बीसल देव, जिसमें खुमान रासो है, बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जसमैन जस चंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहली और विद्यापति की पदावली। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये 8 रचनाएं उन्होंने देश भाषा में गिनाई हैं और शुक्ल जी ने इसी क्रम से इन रचनाओं को रखा है। ध्यान रखना, इसमें इनका कहना है कि बीसल देव रासो को छोड़ दो, एक तो बीसल देव रासो को निकाल दो, आप क्रॉस कर दो, और एक विद्यापति और खुसरो की पहेलियों को क्रॉस कर दो, कि ये 3 ग्रंथों को यदि आप छोड़ देते हैं तो शेष सभी वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। इसलिए मैं आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम देना चाहूंगा, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो ध्यान रखो, रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल नाम दिया है वो जनता की चित्तवृत्तियों या युग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर नहीं दिया, बल्कि वो रचनाओं को ध्यान में रख कर के दिया है। तो रचनाओं को ध्यान में रखकर दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। तो इनका जो वीर गाथा काल नामकरण है उसके पीछे ना युग की प्रवृत्ति काम कर रही है, ना जनता की चित्तवृत्तियों की बात करते हैं। ये केवल इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर ये नामकरण दिया है, जो इनका सटीक नहीं है, क्योंकि इनसे प्रवृत्तियों का व्यापक बोध नहीं होता है। तो इस संदर्भ में आज की क्लास के लिए इतना ही। शेष बातें फिर हम कल की क्लास में आदिकाल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जय हिंद।